नमस्कार दोस्तों। तो हमारा फाइनली बजट जो है भारत का बजट 2024-25 वो अब सामने आ चुका है। आपके हमारे फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण अभी थोड़ी देर पहले पार्लियामेंट में आपने उनकी स्पीच भी सुनी होगी और आपने इस वीडियो का थंबनेल भी देख लिया होगा कि स्टॉक मार्केट तेजी से नीचे जा रहा है। सेंसेक्स जो है ये तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले का स्क्रीनशॉट लिया था, उसमें 900 पॉइंट था, अब ये 1200 पॉइंट पहुंच चुका है जिसमें मार्केट डाउनवर्ड ट्रेंड कर रहा है। और निफ्टी रिकॉर्ड 700 पॉइंट से वो भी नीचे जा चुका है। तो इसमें सीधी सी तौर पर बात ये है कि स्टॉक मार्केट के लिए बिल्कुल भी अच्छी खबर नहीं है। अगर आप ट्रेडिंग करते थे, ट्रेडिंग में इंटरेस्टेड थे, तो आपके लिए बिल्कुल भी ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग बजट नहीं होगा। आपको काफ़ी डिसअपॉइंटमेंट होगी इस बजट को देख करके। एग्रीकल्चर सेक्टर में कुछ बहुत बड़े चेंजेस नहीं किए गए हैं बिकॉज ये बहुत एक्सपेक्टेड था कि एग्रीकल्चर सेक्टर में किसानों के लिए कुछ डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र जैसी कुछ स्कीम्स निकाली जाएंगी, कुछ ऐसा किया जाएगा जिससे किसानों को डायरेक्ट बेनिफिट हो। बिकॉज उनका नुकसान काफ़ी हुआ था पिछले कुछ समय में। अगर आपने देखा होगा प्रोटेस्ट वगैरह जो भी हुए, उन सारी चीज़ों को दिमाग में रख करके, इलेक्शंस को दिमाग में रख करके ये कहा जा रहा था कि किसानों का इसमें फ़ायदा होगा। उनको भी कुछ बहुत ज़्यादा बेनिफिट इसमें नहीं मिला है। अगर आप सैलरीड एम्प्लॉई हैं, इनकम टैक्स भरते हैं, तो आपके लिए थोड़ी सी इसमें राहत है। बहुत बड़ा चेंज उसमें भी नहीं हुआ है। तो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। ये पहली वीडियो है हमारे बजट 2024 की। ऐसी 2-4 वीडियोस मैं आपको लाऊंगा जिसमें मैं आपको पूरा ओवरऑल बजट एनालाइज करके समझा दूंगा। एक वीडियो में ये सारी चीज़ें इसलिए मैं नहीं कर रहा हूँ बिकॉज वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, देखना मुश्किल हो जाएगा। तो आपके लिए धीरे धीरे मैं 2-3 वीडियोस बनाऊंगा, आज के दिन में ही बनाऊंगा, जिसमें आपको एक एक चीज़ बिल्कुल लेमन लैंग्वेज में, आम भाषा में आपको समझा दिया जाएगा। अब सबसे पहले इस बजट की डिसअपॉइंटिंग चीज़ों पर जाने से पहले थोड़ी सी जो खास चीज़ें हैं उनको देख लेते हैं कि सरकार ने इसमें एग्रीकल्चर सेक्टर में 1.56 लाख करोड़ की सब्सिडीज़ देने की बात करी है। अब जैसे ही ये सब्सिडीज़ अनाउंस हुई हैं, अब देखो ये सब्सिडीज़ आप इसको एक तरीके से वो मिठाइयों की तरह ले सकते हो। तो जो सब्सिडीज़ हैं इसका प्रॉफिट कहाँ पर होगा ये एग्जैक्टली स्कीम्स आने के बाद पता चलेंगी। तो जो 1.5 लाख करोड़ की सब्सिडीज़ इन्होंने अनाउंस करी है, उससे बस एक चीज़ क्या हो रही है कि मार्केट में जो एग्रीकल्चर केमिकल जो प्रोडक्ट्स हैं, उनके जो स्टॉक्स हैं, उनमें थोड़ा सा इंक्रीज देखा गया। हालांकि ओवरऑल मार्केट जो है वो डाउनफॉल पर अपने आ चुका है। अब यहाँ पर ना एक बहुत बड़ी एक्सपेक्टेशन थी किसानों को या एग्रीकल्चर सेक्टर में कि जो हमारा पीएम किसान सम्मान निधि मिलती थी किसानों को, उसमें जो है वो इंक्रीज़ किया जाएगा। क्यों इंक्रीज़ किया जाएगा? बिकॉज आपने देखा कि पिछले कुछ टाइम से अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे लिए अभी क्या हुई है? सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे लिए है कि हमारे सब कॉन्टिनेंट का एवरेज टेम्परेचर बढ़ रहा है, जिसकी वजह से क्रॉप्स की प्रोडक्टिविटी कम होती जा रही है। एवरेज टेम्परेचर बढ़ने की वजह से, जैसे आपने देखा इस बार 50-50 डिग्री तक टेम्परेचर्स गए हैं। बताया जा रहा है कि अगले 2 सालों में ये टेम्परेचर्स और बढ़ेंगे। तो उसके लिए एक बहुत बड़े इशू है हमारे लिए। दूसरी चीज़, क्रॉप वेरिएशन कुछ नहीं हुआ है। तो उसकी वजह से क्या था कि किसान जो है बहुत प्रोटेस्ट भी किया, जगह जगह पर आपने देखा होगा। और एपीएमसी मंडीज़ का भी सारा इशू चला। तो उसकी वजह से ये माना जा रहा था कि किसानों को डायरेक्ट जो पैसा मिलता है वो एक पैसा है, ये पीएम किसान सम्मान निधि। तो हो सकता है कि पीएम किसान सम्मान निधि, लोगों को एक्सपेक्टेशन थी कि 8,000 रुपये हो जाएगी, या ये बढ़ करके 10,000, कुछ लोगों ने एक्सपेक्टेशन लगा ली थी कि 10,000 रुपये हो जाएगी। सीइंग दी इलेक्शंस एंड ऑल की लोगों को, किसानों ने वोट नहीं दिए हैं बीजेपी को, और एनडीए गवर्नमेंट जो है वो अब किसानों को लुभाने की कोशिश करेगी। लेकिन इस बजट में ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारी जो किसान निधि थी उसमें कोई चेंज नहीं किया हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने, और उनके लिए एक बहुत बड़ी ये डिसअपॉइंटमेंट उन किसानों के लिए हो चुकी है। अब यहाँ पर आप एक चीज़ आपको समझनी पड़ेगी कि मैं अपनी तरफ से जोड़ रहा हूँ कि ये जो पीएम किसान सम्मान निधि थी, ये एक तरीके का, आप अगर इसको थोड़ा सा इंटेलिजेंटली देखो तो एक तरीके का रिश्वत है कि मतलब 2,000 रुपये ले लो, जो तुम्हारा नुकसान हुआ है उसकी भरपाई है ये। आपको ना ज़्यादा काम किस चीज़ पर करना चाहिए? आपको रिसर्च एंड R&D पर काम करना चाहिए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर, रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑफ सीड्स, ऑफ गुड क्वालिटी सीड्स। क्योंकि अगर आपके सब कॉन्टिनेंट का जो एवरेज टेम्परेचर है वो लगातार बढ़ते जा रहा है, तो क्रॉप्स की जो प्रोडक्टिविटी है वो लगातार घटते जाएगी। तो वहाँ पर आपको अच्छी क्वालिटी की सीड जो उतने टेम्परेचर में भी बढ़िया परफॉर्म कर सकें, उस पर ध्यान देना चाहिए। और जैसे पंजाब और हरियाणा का रिपोर्ट आया था कि किसान जो है वाटर लेडन क्रॉप्स पर ज़्यादा फोकस्ड हैं। जैसे राइस उगा रहे हैं तो राइस ही उगाते चले जा रहे हैं, तो वो एक जो मिट्टी है वहाँ की वो डाउनग्रेड हो रही है। तो क्रॉप वेरिएशन पर फोकस करना चाहिए सरकार को, और उसके लिए स्कीम्स बनानी चाहिए। तो मेरे ख्याल से पीएम किसान सम्मान निधि पर पैसा खर्च ना ज़्यादा करना ही बेहतर था। और आई थिंक वो पैसा कहीं रिसर्च और डेवलपमेंट में यूज़ होना चाहिए, लेकिन वो अभी तक कुछ दिखाई नहीं दिया। उसके ऊपर स्पेसिफिक अभी कुछ भी नहीं है हमारे बजट में।
अब चलते हैं इस बजट की सबसे मेजर डिसअपॉइंटमेंट्स की तरफ। इस बजट की सबसे मेजर डिसअपॉइंटमेंट स्टॉक ब्रोकर्स के लिए है, जो लोग स्टॉक मार्केट में डील करते हैं उनके लिए है। अब आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स, जो कि आप पहले 10% दिया करते थे अगर आप ट्रेड करते हो, अब वो बढ़ करके आप 12.5% हो चुका है। तो मतलब टैक्स यहां पर बढ़ा दिया गया है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स होता क्या है? सपोज आप स्टॉक मार्केट में स्टॉक्स खरीदते हो, बेचते हो, मैं बहुत आसान भाषा में आपको बता रहा हूं। तो पहले अगर आप मान लीजिए किसी कंपनी XYZ का आपने स्टॉक खरीदा हुआ है और उसको आपने 1 साल तक होल्ड किया हुआ है, तो उसको लॉन्ग टर्म होल्ड कहते हैं। तो लॉन्ग टर्म के लिए आपने होल्ड किया, उस पर आपने प्रॉफिट कमाया, उसको बेचा 1 साल बाद, तो उस पर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स देना होता था। अब सपोज 1 साल से कम आपने रखा तो उसके ऊपर भी टैक्स है, ऐसा कुछ नहीं है कि टैक्स नहीं है, उसके ऊपर शॉर्ट टर्म टैक्स लगता है। तो ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स जो है 1 लाख से ज़्यादा रुपए पर लगता है। तो आपने मान लीजिए उस पर कमाया पैसा, अब वो पहले आप 10% देते थे, अब आप उस पर 12.5% देंगे। तो ये एक बहुत बुरी खबर है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स की, और इसीलिए आप मार्केट को नीचे ट्रेंड करता हुआ देख रहे हैं। दूसरी तरफ यहाँ पर सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स जो है उसको जस्ट डबल कर दिया गया है। जो सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स था 0.01% लगता था, वो अब 0.02% लग रहा है। इसमें आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स पहले मैं समझा देता हूँ होता क्या है। जैसे इंट्राडे जो ट्रेडर्स होते हैं, इंट्राडे ट्रेडर्स क्या होते हैं? वो लोग जो कि एक ही दिन में कई सारे ट्रेड्स करते हैं। जैसे हर दिन मार्केट, मतलब हर घंटे, हर मिनट, हर सेकेंड मार्केट ऊपर नीचे जाता है, ऊपर जाता है, फिर नीचे आते हैं स्टॉक्स। तो लोग जो है उसमें पैसा बनाते हैं ऊपर नीचे करने में, सेम डे में, मतलब 100 ट्रांजैक्शन तक लेते हैं ब्रोकर्स बड़े बड़े। और जो नॉर्मल लोग भी हैं, हमारे आप जैसे लोग भी हैं, अगर ऑफिस में टाइम मिला तो थोड़ा सा खोल के इंट्राडे ट्रेडिंग कर लिया, प्राइस ऊपर गया, प्राइस नीचे है तो खरीद लिया, ऊपर गया बेच दिया, मतलब सिंपल प्रॉफिट लॉस वाला गेम खेलते थे। जो इंट्रा फ्यूचर एंड ऑप्शंस में जो लोग डील करते थे वो लोग जानते होंगे। तो उनके लिए बहुत बुरी खबर है, क्योंकि वो हर जो ट्रांजैक्शन करते, सपोज मैं एक दिन में इंट्राडे ट्रेड कर रहा हूँ, एक दिन में मेरी 10 ट्रांजैक्शन होती हैं, तो हर ट्रांजैक्शन पर मुझे क्या करना होता था? ये STT देना होता था, यानी कि सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स देना होता था, और ये टैक्स 0.01% ऑफ द अमाउंट होता था। अब इसको जस्ट डबल करके 0.02% ऑफ द अमाउंट यहाँ पर कर दिया गया है। तो अब आपको सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स भी ज़्यादा देना पड़ रहा है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स भी ज़्यादा देना पड़ रहा है। तो आप मार्केट में एंटर क्यों करेंगे? एक बहुत बड़ा सवाल है, और सरकार ने अपना मन बना लिया है कि अब उनको मार्केट से अच्छा खासा पैसा एज अ टैक्स चाहिए यहाँ पर, और इसीलिए आप ऐसा बढ़ोतरी इसमें देख रहे हो। इसीलिए मार्केट जो है तेज़ी से नीचे डाउनवर्ड ट्रेंड कर रहा है, और स्टॉक मार्केट, स्टॉक ट्रेडर्स के लिए बहुत ही बुरी खबर है। अब आते हैं, अगर आप एक सैलरीड एम्प्लॉय हैं, तो अगर आपकी सैलरी 0 से 3 लाख है तो आपको कोई टैक्स, कोई इनकम टैक्स नहीं देना है। एक बहकावे में मत रहिएगा कि आप इनकम टैक्स नहीं देते हैं तो आप कुछ भी नहीं देते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बुरा मत फील करिएगा। जो लोग इनकम टैक्स नहीं देते हैं वो लोग हर जगह टैक्स देते हैं। जैसे सपोज मान लीजिए आप एक टॉफ़ी, एक चिप्स का पैकेट भी खरीद रहे हैं तो वहाँ भी आप टैक्स देते हैं, तो मतलब आप भी टैक्स भरते हो, सरकार आपके पैसे से भी चलती है, तो ये बात ध्यान रखिएगा। हालांकि 0 से 3 लाख अगर आप कमा रहे हो तो आपके पास कोई टैक्स नहीं देना है आपको। 3 से 7 लाख अगर आप कमा रहे हैं तो 5% पहले भी था, 5% अभी भी है। इस बार एक बड़ा चेंज इसमें किया गया है टैक्स स्लैब के अंदर में, कि अगर आप 7 से 10 लाख रुपए कमा रहे हैं तो आपको 10% टैक्स देना। ये नया स्लैब न्यू टैक्स रिजीम के अंदर में ये निकाल दिया गया है। अब इसका मतलब क्या था ना, पहले क्या था कि 3 से 7 लाख जो लोग कमाते थे, 7 लाख से 1 रुपए भी ज़्यादा हुआ तो वो सीधा 15%, ये वाली जो नीचे वाली स्लैब है 15% वाली, उसमें आ जाते थे और 15% उनको टैक्स देना पड़ता था। लेकिन यहाँ पर अब इस चीज़ को चेंज कर दिया गया है। तो इसमें नया जो ये स्लैब निकाला गया है, तो फाइनेंस मिनिस्टर का हमारा कहना भी था कि 17,500 रुपये तक आप इसमें सीधे तौर पर आपकी जेब में ज़्यादा बचेंगे। तो 7 से 10 लाख अगर आप कमाते हो तो आपको सिर्फ 10% टैक्स देना, पहले 15% देना होता था। ये एक मेजर चेंज है, और इस चेंज के अलावा पूरे इस स्लैब में कोई चेंज नहीं है, बाकी सब कुछ सेम है। 10 से 12 लाख 15%, और उसके ऊपर फिर आपको 30% ही देना है। अब आते हैं ओवरऑल एनालिसिस के ऊपर इसमें। अब देखिए, ये जो स्टॉक मार्केट में हुआ है, जो इतना बड़ा चेंज हुआ है और इतना आप डाउनफॉल देख रहे हो, ये एक्सपेक्टेड था होना। क्यों एक्सपेक्टेड था? क्योंकि अगर आप इनके बयानों को आप एनालाइज करोगे, अब हुआ क्या था भारत देश में हमारे कि टोटल 1 करोड़ डीमैट अकाउंट हमारे देश में हुआ करते थे। अब पिछले कुछ टाइम में देखा गया कि 1 करोड़ डीमैट अकाउंट बढ़ करके 16 करोड़ डीमैट अकाउंट हो गए थे। इसका मतलब क्या था? साफ साफ इसका मतलब ये हुआ था कि लोग ज़्यादा तौर पर स्टॉक मार्केट में एंटर कर रहे हैं। अब देखिए, ये एक नॉर्मल ह्यूमन बिहेवियर भी है कि आपकी अगर सैलरी बहुत ज़्यादा नहीं है, आपने ये चीज़ देखी होगी, मिडिल क्लास में बहुत ज़्यादा देखी होगी कि अगर आपकी सैलरी बहुत ज़्यादा नहीं है तो आप जो है स्टॉक मार्केट से ठीक ठाक पैसा कमाने की कोशिश, और लोग कमा भी रहे थे, ऐसा नहीं है। और मुझे लगता है ना कि यहाँ पर इन लोगों ने ब्रोकर्स को
इनको टारगेट करने की कोशिश करी है, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं इन लोगों ने नॉर्मल ट्रेडर जो कि आम आदमी था, वो ट्रेडिंग करके पैसा थोड़े बहुत अच्छे कमा लेता था, उनको भी टारगेट कर दिया है। और वो आक्रोश लोगों का ज़रूर निश्चित तौर पर दिखाई देगा और वो मार्केट के ऊपर दिखाई भी दे रहा है। तो ये डीमैट अकाउंट 1 करोड़ से बढ़ करके 16 करोड़ हुए, तो लोग ज़्यादा मतलब एंटर कर रहे हैं स्टॉक मार्केट में, लोग पैसे लगा रहे हैं। अब शक्तिकांत दास का स्टेटमेंट आया था, आपने सुना होगा। उन्होंने कहा कि देखो, जो लोग ये स्टॉक मार्केट में जा रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेडिंग कर रहे हैं, उनके साथ बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये है कि वो ट्रेंड ट्रेडर्स नहीं है। अब आपने ऐसा कैसे मान लिया कि वो लोग ट्रेंड नहीं है? हालांकि उन्होंने मान लिया, और वो लोग अपनी सेविंग्स को निकाल करके स्टॉक मार्केट में लगा रहे हैं, पीएफ का पैसा तुड़ा करके स्टॉक मार्केट में लगा रहे हैं। तो वो बहुत बड़ी दिक्कत है, वो गलत बात है। और इस ऐसे स्टेटमेंट्स जो आपने देखे, फाइनेंस मिनिस्टर के भी देखे, शक्तिकांत दास के भी देखे, तो उससे सीधा सीधा तौर पर ये पता चल गया था कि ये जो बढ़ोतरी हुई है यहाँ पर, तो सरकार ने इस चीज़ को अपने फ़ायदे में यूज़ करने का निश्चित तौर पर तय कर लिया। भले ये सब बातें जो है सब ये सब वो मतलब एक उसको ढकने वाली बातें हैं कि हम आपके लिए कर रहे हैं, बट एक्चुअली में ये जो बढ़ोतरी हुई थी 1 करोड़ डीमैट अकाउंट से 16 करोड़ डीमैट अकाउंट, यहीं पर सरकार ने मन बना लिया था कि मुझे टैक्स में कुछ इसमें चेंज करना है। वो आपको चेंज यहाँ पर दिखाई दे दिया और इसीलिए मार्केट देखिए तेज़ी से नीचे की तरफ बढ़ते जा रहा है। अब आपको सिंपली क्या करना है, अगर आप ट्रेड करते थे तो आपको, और आप ट्रेंड ट्रेडर नहीं, जैसे मैं बहुत ट्रेंड ट्रेडर नहीं था, हमारे जैसे बहुत लोग होंगे जो बहुत ट्रेंड ट्रेडर्स नहीं होंगे, तो उनको थोड़ा सा मार्केट से बचकर ही रहना है। लॉन्ग टर्म में आप देख सकते हो, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स हालांकि 12.5% हो गया, लेकिन उसमें आप देख सकते हो। लेकिन आप ज़्यादातर कोशिश ये करिए कि पीएफ के पैसे को बिल्कुल नहीं छूना है, सेविंग्स को बिल्कुल नहीं छूना है। उसके अलावा आप जो सरकार की गोल्ड स्कीम्स हैं उसमें अच्छा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, सरकार के गोल्ड बॉन्ड्स में अच्छा इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, वहाँ पर आपको थोड़ा बहुत फ़ायदा हो सकता है। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी जो पूरे बजट की है। ये पहला पार्ट है बजट के वीडियो का, ये पहला एनालिसिस है। ऐसी 2-4 वीडियोस और आएंगे एनालिसिस वाली, जहां पर मैं आपको एक एक आम आदमी के तौर से एकदम लेमन लैंग्वेज में आपको बजट को बड़े आसान भाषा में समझा दूंगा। टैक्सेशन और जो स्कीम्स आई हैं, कि स्कीम में कितना डाला है सरकार ने, वो सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल में समझा दूंगा। वीडियो को एंड करने से पहले अनअकैडमी टीम की तरफ से एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है। अगर आप यूपीएससी सीएससी 2025 की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो अनअकैडमी ने अब आपके लिए राहें और आसान कर दी हैं। जिस यूपीएससी सीएससी की प्रिपरेशन में आपके 1.5-2 लाख रुपए तक खर्च हो जाते हैं, उसमें अनअकैडमी ने बिगेस्ट एवर प्राइस ड्रॉप किया, और ये सबसे कम प्राइस है हमारा आज तक का। 23,999 रुपये में आप यूपीएससी सीएससी के 15 मंथ्स की जो कोर्स है उसको आप बाय कर सकते हो। आप इस कोर्स की क्वालिटी पर बिल्कुल भी शक मत करिएगा, बिकॉज इंडिया के टॉप एजुकेटर्स लाइक मृणाल सर, लाइक प्रतीक सर, लाइक सुदर्शन सर जैसी फैकल्टीज़ आपको इन बैचेस में पढ़ाएंगी जो आप 23,999 में लेने वाले हो। इसमें आपका 1-to-1 मेंटोरशिप, जितने भी आप टेस्ट पेपर्स मेंस के लिखोगे सारे इवैल्यूएट होंगे, मतलब आपका जीएस, टेस्ट सीरीज और सीसैट सब कुछ यहाँ पर कवर किया जाएगा। एक भी चीज़ आपको बाहर से लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप इस डिस्काउंटेड प्राइस पर कोर्स को लेना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में हमने एक लिंक दी है, उस लिंक पर क्लिक करना और जहाँ पर यूज़ कोड का ऑप्शन आएगा वहाँ पर आप APYT10 यूज़ करिएगा तो आप इस कोर्स को अवेल कर पाएंगे। तो आई होप यह आर्टिकल आपको क्लियर हो गया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।